आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ, और आपको 100 में 100 आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। आप लगातार अगर बनते हैं, लगातार क्लास करते हैं, पूरा जो है आपका कोर्स जो है मैथ का फ्री पढ़ाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप शुरू से आप कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तब नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आए तो आप नहीं देखिएगा। तो चलिए, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल, ठीक है, ये हमें पढ़ना है पहला चैप्टर में, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है ये भारती भवन का मैथ है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं किस आधार पे पढ़ रहे हैं? भारती भवन का बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या किसको कहते हैं। संख्या है ना, संख्या किसको कहते हैं, मतलब नंबर, नंबर्स। संख्याएं किसको कहते हैं? नंबर्स। तो संख्या जो है दो प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार के हो? दो प्रकार के होते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि संख्या कहते किसको हैं। तो संख्या उसे कहते हैं जो विशेष प्रकार का मान धारण किए होता है। क्या किए होता है? विशेष प्रकार का मान धारण किए होता है, उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या जो है, हम यहाँ पे √2 ले लिए, यह एक संख्या, एक विशेष प्रकार का मान धारण किए हुआ है। 3/5 ले लिए, √5 ले लिए, है ना। तो यह संख्या है ना। तो इस तरह से जो संख्या है, जैसे 4 ले लिए, 5 ले लिए, यह सब क्या है? संख्या है। तो संख्या किसको कहते हैं? जो विशेष प्रकार का एक मान धारण किए होता है, उसका जो कुछ मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी संख्या को हमें पढ़ना है कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यह जो संख्या है दो प्रकार के होते हैं। यह संख्या एक होता है वास्तविक संख्या, और दूसरा जो होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के संख्या हमें पढ़ना है। एक काल्पनिक संख्या पढ़ना है और दूसरा जो है वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में जो है आपको हमें पढ़ना क्या क्या है यह देखते हैं। यह काल्पनिक संख्या बहुत आसान है। काल्पनिक संख्या बहुत ही आसान है, क्योंकि काल्पनिक संख्या में जो रूट के अंदर माइनस में रहे वह कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर में जो माइनस में रहता है वह कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है। बस उतना ही। रूट के अंदर में जो संख्या है वह कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या। और वो रूट के अंदर में कैसा? माइनस वाला संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या में आपको आ जाएगा परिमेय संख्या, है ना। वास्तविक संख्या में तो टोटल आ जाएगा जिसका जो है मान वास्तव में होता है, और काल्पनिक संख्या में जिसका मान वास्तव में नहीं होता है। तो वास्तविक संख्या नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका मान होगा, वास्तव में कुछ न कुछ उस संख्या का मान होगा, वह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। ऊपर में हम बताएं कि वास्तविक संख्या का जो है संख्या के बारे में बताया कुछ न कुछ मान होता है। अब हम बता रहे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का मान होता है, कल्पना नहीं है केवल, है ना। केवल सोच नहीं है। सोच जो कल्पना होता है उसका कुछ नहीं है। सपना जो है कल्पना न है। आप जो दिन में
सोचते हैं वह क्या है, रात में सपना देखते हैं। तो वास्तव में जो चीज़ होता है वो आँखों से देख लेते हैं। कहने का मतलब जिसका मान वास्तव में कुछ न कुछ होगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है। और काल्पनिक संख्या मतलब जिसका मान वास्तव में होगा नहीं, है ना, वास्तव में नहीं होगा। जैसे देखिए √2 जो है, √2 माइनस √2 जो है, माइनस √2 जो है, इसका अगर मान निकालेंगे, है ना, तो उसको जो है इससे आयोटा, इस तरह से आई का चिन्ह दिया रहता है ना। एक यह जो है एक ग्रीक भाषा का चिन्ह है। किसका है, ग्रीक भाषा का। इसको आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये इंटर में पढ़ना है ना। हमें केवल इतना जानना है कि जो काल्पनिक संख्या होता है वह रूट के अंदर में क्या होगा, माइनस होगा, उसका वास्तविक मान कुछ नहीं होगा। वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है आपको, वास्तविक संख्या में पढ़ना है जिसका मान वास्तव में होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पे √2 लिए तो इसका वास्तव में कुछ ना कुछ मान होगा कि नहीं होगा। या -2 लिए तब भी इसका मान तो है माइनस में, निगेटिव में। 3/5 लिए तो यह इसका वास्तव में कुछ ना कुछ मान है ना। तो शून्य जो है इसका भी मान है, शून्य का भी एक वास्तव में मान है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। तो यह जो है क्या है, यह जो आपका है यह कैसा है, वास्तविक संख्या है। तो दोनों चीज़ आप समझ में हो गए होंगे। एक वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और काल्पनिक संख्या में किसी को डाउट है, तुमको चलिए तो इसको नोट कीजिए। यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या अभी हम लोग क्या देखे थे कि रियल नंबर जो है जिसका वास्तव में मान संभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आता है यह आ जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। और काल्पनिक संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसी को डील करते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। P का मतलब क्या है, अंश, और Q का मतलब क्या है, हर। ये आपका जो है आपका अंश है, ये क्या है, अंश, और Q क्या है, हर। ठीक है ना। तो अंश हर लिखे, इससे अच्छा क्या है, P/Q हम लोग बोलते हैं। और जहाँ Q बराबर जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। P के स्थान पे अंश जो है, अंश आपका 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, टाइम दीजिए थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। ठीक है ना। P/Q का मतलब होता है जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 4/2, यही ना P/Q हो गया, ऊपर अंश ये हर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो है 4 में भाग देना है कितना से, 2 से, यही ना। अब देखिए ऐसा क्यों नहीं होता है, तो हम भाग देते हैं 2 से, भाग देंगे कितना में, 4 से। तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं 2 का टेबल तैयार, है ना। तो 2 का 2 हम पढ़ते हैं बिहारी भाषा में, है ना। तो 2 का 2 और 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या है, 2 में हम 1 से गुना किए, है ना, तो 2 आया। और 2 में हम फिर कैसे गुना किए, 2 से गुना किए, तो हमको कितना मिल गया, 4। 2 का 4। अब इतना ही मर्तबे में लग गया, 2 मर्तबे में हमें लग गया, तो हम यहाँ 4 दे दिए, माइनस के 0 दिए, भाग मेरा समापत। इसका मतलब यही ना होता है। अगर कोई संख्या बट्टा में लिखा हुआ है
तो उसको क्या करते हैं, भाग देना रहता है हर से अंश में। हमने कहा कि हर के स्थान पे 0 नहीं होगा, ठीक है, तो काहे नहीं होगा। तो अब देखिए हम कोई ऐसा संख्या लेते हैं, जैसे हम लिए 4/0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 4 में 0 से क्या करना है, भाग देना है। इसका मतलब हो गया 4 में हमें भाग देना है किससे, 0 से। तो देखिए हम भाग दे रहे हैं, हम 0 का यहाँ दिए और यहाँ 4 देंगे, तो 0 का टेबल हमको तैयार करना पड़ेगा ना। तो 0 का टेबल कैसे तैयार करते हैं, उस संख्या में पहले 1 से गुना करते हैं, फिर उस संख्या में 2 से गुना करते हैं, तब 3 से गुना करते हैं ना। तो देखिए अब हमको 0 में हमको 0 का पहाड़ा तैयार करना है, तो 0 में हम 1 से गुना किए, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में 0 में से गुना करने पर वह संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो देखिए 0 से हम 1 में गुना किए तो हमको तो 0 प्राप्त हो गया। फिर 0 में कैसे गुना करेंगे, 2 से, तो 0 में 2 से भी हम गुना किए तो क्या प्राप्त हो गया, 0। फिर 0 में कैसे गुना करेंगे, 3 से, तो क्या प्राप्त हो गया, 0। अब तो हमको प्राप्त नहीं होगा कहियो 4, कभी 4 प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो है 0 हर में नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब पता चल गया कि हर जो है काहे नहीं 0 होना चाहिए, शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, पता चल गया। ऊपर में हो सकता है, ऊपर में कैसे हो सकता है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं 0/2 करेंगे, तो हमें क्या करना है, 2 से 0 में भाग देना है। तो 2 से हमें क्या करना है, 0 में भाग देना है ना। तो हमको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 0 आ जाए। उस संख्या में 2 से गुना करना है ना, तो 2 से किस संख्या से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 मतलब में हम लगाएंगे और इसमें 0 से अगर हम गुना कर देते हैं तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। समझ में आया बात। इसीलिए अंश हो सकता है और हर नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन दूर। सब दिन तो पढ़ ही रहा था P/Q के रूप में लिखा रहा है, जहाँ Q = 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आज क्लियर हो गया ना। अभी कोई कन्फ्यूजन है किसी को, हो गया। चलिए तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हम परिमेय संख्या ही बता ही रहे थे कि परिमेय संख्या जो है हमारा क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि 3/4 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। इस तरह से आप परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और केवल यह घनात्मक नहीं, यह ऋणात्मक भी परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे -3/4 यह भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। इसके डिटेल करेंगे, है ना। 0 भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी P/Q के रूप में है। अगर किसी संख्या में नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो 0 भी क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। आपका जो है केवल 3, यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है, 1 है। समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये आप यहाँ पे देखें। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या तो माइनस वाला रहता है, काल्पनिक संख्या को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या है इधर, तो उसको हम बाद में देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। और 1 मिनट यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जिसका जो है इसका P/Q के रूप में जो रहता है, जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत और अशांत दोनों होता है। मतलब जैसे 3/4 है, P/Q के रूप में है, तो नोट में एक जगह लिखेंगे इसका दशमलव, लिखिए लीजिए यहीं पे, इसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है ना। किसका, परिमेय संख्या का। जैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो वह शांत दशमलव प्रसार भी हो सकता है और अशांत दशमलव प्रसार भी हो सकता है। शांत अशांत आगे हम सीखेंगे, अभी पहले नोट कीजिए इसको।
काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग देखे थे। काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? जो रूट के अंदर में माइनस होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। नहीं तो काल्पनिक संख्या रूट के अंदर में जो माइनस होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अभी परिमेय संख्या देखें, है ना, तो एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या काल्पनिक संख्या होता है ना, तो उसको किसको कहते हैं? जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। जब परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको भी करेंगे तो अंतर क्या रहेगा, है ना? इसको P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझे? जैसे यहाँ पे हमने वास्तविक संख्या किसको कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसको कहते बताए। वास्तविक संख्या में हमने दिया कि रियल नंबर उसको कहते हैं, इसमें परिमेय संख्या आता है ना। और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार भी होता है और अशांत दशमलव प्रसार भी होता है, ये बताए। उसी प्रकार से काल्पनिक संख्या क्या आएगा? तो अपरिमेय संख्या आएगा, जो रूट के अंदर में माइनस होता है वो आएगा। समझ में? तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब आया समझ में? मतलब जो है आपको भिन्न के रूप में जिसको नहीं लिख सकते हैं, है ना। जैसे रूट माइनस में दिया हुआ था, रूट -2 दिया हुआ था, रूट अंडर -2 दिया हुआ था, इसको क्या, इसका जो है वैल्यू होता है लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। जैसे शांत अशांत पढ़ेंगे तो बताएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं। जैसे इसका जो मान है कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा जारी रहेगा। गाना नहीं सुने हो? मेहनत तो जारी है। कहने का मतलब है 0.12 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से यह न कभी खत्म होगा। समझ रहे हो ना? और न ये मतलब इसका कभी मान ही नहीं खत्म होगा, आप भाग लगाते जाइए। और शांत अशांत में क्या है? शांत में क्या है कि कुछ टर्म के बाद, है ना, खत्म हो जाता है भाग लगना, उसका शेषफल 0 हो जाता है। अशांत में क्या है कि रिपीट संख्या होता रहता है। लेकिन यहाँ न रिपीट हो रहा है, संख्या भी नहीं रिपीट हो रहा है ना, और न खत्म हो रहा है। अशांत अनावर्ती आवर्ती में क्या होता है कि से संख्या तो खत्म नहीं होता है लेकिन संख्याएं क्या होता है, रिपीट होने लगता है। अभी हम देखेंगे। तो इसको काल्पनिक संख्या को विशेष पढ़ने की हमें आवश्यकता है नहीं मैट्रिक में, ठीक है, इसको रहने देते हैं। आते हैं वास्तविक संख्या परिमेय संख्या पर। ठीक है, परिमेय संख्या आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार। क्योंकि देखे थे परिमेय संख्या कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार भी होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। पहले हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, फिर उसका जो है डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं। पहला संख्या यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक में हम संख्या ले रहे हैं 1/7। ठीक है, 1/7 जो है शांत और अशांत दशमलव प्रसार जो पता करने का जो ट्रिक है, तरीका जो है, वह दो तरीके से है। एक तो प्रोसेस है, भाग विधि से पता करते हैं, और दूसरा क्या है, ट्रिक है। दोनों हम बताते हैं आपको। पहले हम भाग विधि से बताते हैं कि यह शांत है कि अशांत है, कैसे पता करते हैं ये देखिए। तो 1/7 का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, 1 में भाग देना है किससे, 7 से। तो देखिए 1 में हम 7 से भाग दे रहे हैं, क्या लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, एक आपको दशमलव बैठाना है और यहाँ पे क्या देंगे, 0। भाग लगाइए क्या मर्तबे में, 1 मर्तबे में लगेगा। तो 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 में नहीं लगेगा, दशमलव दिया हुआ है तो अपने मन से हम एक शून्य बैठाने का अधिकार है मेरे पास, है ना। तो हम एक शून्य बैठा देंगे। कितना हो गया, 30। तो 7 चौक
28। तो 4 मरतबे में तो आराम से हम 28 लगा सकते हैं, है ना। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। हमारे पास क्या गया 2। अपने मन से हमें शून्य बैठाने का अधिकार है ना, तो बैठा दिए। 7 दूना 14 और 7 21। तो 2 मरतबे में हम लगा सकते हैं 7 दूना 14 माइनस कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 0। अब फिर 6 में नहीं लग रहा है 7 से, तो अपने मन से हम फिर एक शून्य बैठा देंगे। तो कितना मरतबे में लगा, 7 7 49 और 7 8 56। तो 8 मरतबे में 7 8 56। तो माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 और 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब इसको हम यहाँ ले रहे हैं, जगह नहीं है ना। तो देखिए अब हमें 4 में भाग लगाना है ना। तो 4 में भाग लगाना है 7 से, तो नहीं लगेगा, है ना। तो फिर अपने मन से हम क्या दे सकते हैं 0। तो 7 7 49, तो 6 7 42, 7 5 35। तो 5 मरतबे में लगेगा 35। माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 0। फिर क्या आया 0 50। 50 अभी नहीं ना आया था कहीं, नहीं। तो 7 7 49 माइनस, अब देखिए 1 आ गया। स्टार्टिंग में आपके पास 7 से किस में भाग देना था, 1 में, वही संख्या आ गया 1। अब फिर से प्रोसेस वही होगा, है ना। तो अब जो है यह जो संख्या है, यह पूरा का पूरा संख्या फिर से रिपीट होगा। कहने का मतलब है, इस पे हम बार दे देते हैं। कहने का मतलब है अभी यहाँ जो है आपको 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 मरतबे मिलेगा। ऐसा ही रिपीट होता चला जाएगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। फिर 1 आएगा, फिर उसी तरह से भाग लगता जाएगा। ये खत्म होने वाला नहीं है, शांत नहीं है। व्यक्ति शांत होता है ना, एगो कि एगो कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए रूसा तो उसको दे दीजिए झुनझुना तो शांत हो जाएगा। एगो ऐसा बच्चा होता है को कहा झुनझुना दे दीजिएगा तो शांत नहीं होगा, वो गोर हाथ पटकते रहेगा। जब तक मन भर भुइया में ना पटकेगा ना, तब तक वो शांत होने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार का यह क्या है, अशांत है। मतलब इसको चिल्लाने की आदत है, ये अशांति रहेगा। तो हमें क्या सीखना है कि अशांत दशमलव जो प्रसार होता है, वह उसका जो है शेषफल 0 कभी नहीं आता है। वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। जिसका शेषफल 0 कभी नहीं आएगा उसे क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ अगर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, यह भी तरीका सीख लीजिए। तो लिखते हैं 1/7 का दशमलव प्रसार बराबर कितना हो गया, 0.142857। और इस पे क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा दिए, है ना। तो यह जो है आपका कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। तो अभी हमने एक संख्या लिया था जो आपको प्रूफ करके दिखाया कि यह जो संख्या है कैसा संख्या है, 1/7 कैसा संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार। अभी जो हमने आपको तरीका सिखाया है भाग विधि से सिखाया है, ट्रिक नहीं, है ना। ये समझ गए, इसको नोट कीजिए, फिर शांत वाला आपको बताते हैं। दूसरा संख्या ले रहे हैं हम लोग 1/8, है ना। यह हम लोग इसके शांत के लिए ले रहे हैं, है ना। अशांत तो हम सीख ही गए हैं। क्या कहते हैं अशांत, किसको कहते हैं, ऐसा परिमेय संख्या, है ना, जिसका भागफल शेष 0 नहीं हो, 0 कभी आए नहीं, वो हमेशा लगता ही रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। समझाया नहीं, समझाया। शेषफल 0 नहीं आया था। अब हम लोग को देखना है इसको, इसका भी मतलब क्या होता है। जैसे 1/8 है, इसका मतलब है कि 1 में हमें भाग क्या देना है, 8 से। ठीक है। अब 8 से हमें भाग देना है 1 में। ठीक है। तो 1 में भाग देंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। फिर वही प्रक्रिया, 1 शून्य देंगे और दशमलव बैठाएंगे और यहाँ 1 शून्य दे देंगे। 2 मरतबे में लगेगा, 2 मरतबे में लगेगा।
एक मरतबे लगेगा, है ना। 8 माइनस 2, अब 1 दशमलव हम बैठा चुके हैं तो शून्य देने का अधिकार है हमारे पास, तो हम यहाँ एक शून्य दे देंगे। और कै मरतबे लगेगा 4, यहाँ तो एक लगाया ही नहीं, अब 2 मरतबे लगेगा। 8 दूना 16, माइनस करेंगे 10 में से 6 जाएगा 4, 1 हो गया। अब 4 में भी 8 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 0 अपने मन से देने का अधिकार है, तो 8 पंचे 40, तो आपका शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ पे देखिए शेषफल हमें प्राप्त हो गया 0, है ना। तो यह जो शेषफल आपका जब 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल अगर आपका 0 प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए ये शांत हो गया ना, आगे भाग नहीं लगेगा। किसी भी बच्चा को झुनझुना दे दीजिए वो शांत हो जाए, उसी प्रकार से शांत हो गया, इसका कोई अब क्रियाकलाप नहीं है। लेकिन उसमें देखे थे 1/7 था, वो भाग लगे रहा था, और यह भाग अब नहीं लगेगा। तो ऐसे संख्या को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं जिसका शेषफल 0 आ जाए, और जिसका शेषफल 0 नहीं आए उसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। वह संख्या कौन होगा, परिमेय संख्या होगा, P/Q वाला। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो ये तो आप समझ गए। इसको अगर लिखना होगा तो उसी प्रकार से लिखेंगे जो 1/7 को लिखे थे ना, कि 1/7 का दशमलव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/8 का दशमलव प्रसार बराबर 0.125, और कोष्ठ में लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये भाग विधि से हम सीखे, तो रोज रोज इतना भाग दे करके हम पता करते रहेंगे जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्लास 10th में, तो नहीं ना। हम ट्रिक अपनाएंगे, है ना। जब डिटेल पूछेगा तो भाग दे करके बताएंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पूछेगा केवल दिमाग का यूज करेंगे, कलम का नहीं। ठीक है, तो अब देखिए संख्या एक पहला जो एग्जाम्पल लिए थे उसका संख्या का क्या था, 1/7 था ना, और यह दूसरा लिए हैं जिसका 1/8 है। तो हर का हम क्या करते हैं, ट्रिक जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होना चाहिए, या तो उसका गुणनखंड 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है ना। तो वैसे संख्या क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। चेक करके बताते हैं, जैसे 8 है, हर यही ना है, ऊपर अंश है, तो देखिए 8 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कै मरतबे में लगा, 2 मरतबे में, है ना, 4 मरतबे में, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, तो इसका कितना हुआ, हर का अभाज्य गुणनखंड किए 8 का, तो कितना है 2 गुने 2 गुने 2, तो केवल 2 आया है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी संख्या रहता जिसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों होता, तब भी वह संख्या क्या कहलाता, अब शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्लियर। अब 7 का देखिए, अगर 7 का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 में कौन से भाग लगेगा, 1, और केवल 7 के अलावा कुछ ही से लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुने क्या गया 7, न 2 है और न 7 है, सॉरी न 2 है न 5 है। अगर किसी भी संख्या का 2 भी है और 5 भी है और कोई एक और दूसरा गुणनखंड आ गया, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसा रहता, जैसे उसका गुणनखंड आपको 2 और 5 है, तब भी वह संख्या क्या कहलाता, शांत दशमलव प्रसार, है ना। लेकिन 2 भी है, 5 भी है और एक 3 आ जाए, तो यह जो संख्या होगा कैसा कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। या तो 2 होना चाहिए शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, या तो केवल 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। उसके अलावा आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अब तो परिमेय संख्या को देख करके ही पता कर लेंगे ना। जैसे इसको अगर चेक करना रहता तो इतना मथने का जरूरत नहीं ना है, डायरेक्ट पता चल जाता है कि यह कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार हमें लगता है क्लियर हो गया होगा, तुमको हो गया। चलिए नोट कीजिए, हम लोग अभी पढ़े हैं शांत और अशांत, है ना। यह शांत और अशांत,
शांत और अशांत दोनों जो संख्या होता है वह कैसा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। शांत और अशांत दोनों परिमेय संख्या होता है। शांत और अशांत दोनों कैसा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या का प्रकार हम पढ़ेंगे, है ना। क्या हेडिंग देंगे? परिमेय संख्या का। इसको एक लाइन नोट कर लीजिए, हम फिर इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें बोर्ड पे जगह चाहिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए, परिमेय संख्या का प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय संख्या का प्रकार जो है दो प्रकार के होता है। एक तो भिन्न, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रैक्शन, और दूसरा पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। तो फ्रैक्शन जो होता है वह फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। परिमेय संख्या अलग पढ़े थे, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? केवल 0 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का दूसरा नियम है। कह रहा है परिमेय संख्या का ही प्रकार है, मतलब यह भी परिमेय संख्या होता है। कह रहा है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है, q बराबर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये तो एक नियम है। और दूसरा 1 भी नहीं होना चाहिए। q बराबर 1 भी नहीं होना चाहिए। जब 1 होगा तो फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा, नॉर्मल संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, है ना। समझेगा ना। q बराबर न 0 होना चाहिए और न ही 1 होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऐसा संख्या भिन्न कहते हैं, वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। जैसे देखिए 4/5, यह कैसा है? परिमेय संख्या। 4/1 लिखेंगे तो 1 से भाग काट देंगे तो 4 आ जाएगा ना, तो वह भी परिमेय संख्या है, लेकिन उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसको किस में करेंगे? उसको पूर्णांक में पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ आ गया। तो फ्रैक्शन में किसी को दिक्कत नहीं ना, भिन्न में किसी को भी। चलिए, अब हमें पढ़ना क्या है? पूर्णांक। तो आपको याद होगा, पिछले क्लास में पढ़े होंगे, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक का मतलब है कि जिसको p/q के रूप में तो इसको लिखिए सकते हैं, लिखेंगे इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 हो सकता है। q बराबर 1 हो सकता है ना। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। q बराबर 1 हो सकता है, 0 नहीं केवल हो सकता है। ठीक है, q बराबर। तो पूर्णांक को हमको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है ना। तो देखिए, यहाँ हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं। क्या बनाए? नंबर लाइन, संख्या रेखा इसको कहते हैं। इसमें जो है बीच में क्या देते हैं? 0, और इधर 1, इधर 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, और इधर जो है -1, -2, -3 डॉट डॉट इधर माइनस अनंत तक हो जाएगा। तो यह जो संख्या है, यह संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में आपका प्राकृत संख्या भी आ जाता है, प्राकृत संख्या भी आ जाता है ना, और पूर्ण संख्या भी आ जाता है। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या जो होता है उसके झोली में आपका प्राकृत संख्या भी ओकरा झोली में, इसके बाद पूर्ण संख्या भी झोली में, और माइनस वाला भी संख्या सब झोरी में रख लेगा। तो वो जो झोरी का नाम कहलाएगा, उसमें क्या होगा? वो झोरी का नाम पूर्णांक संख्या। समझे? बाबा के झोरी में अगर पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, और माइनस वाला भी संख्या है, तो वो भावा का झोरी का जो नाम क्या कहलाएगा? पूर्णांक। तो देखिए, यह जो है इसको कहते हैं घनात्मक पूर्णांक। क्या कह लेते हैं? घनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है,
और यहाँ से जो ये माइनस वाला है ना, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। और बीच में वो बच गया शून्य पूर्णांक, इसको जो कहते हैं, इसका नाम है शून्य पूर्णांक संख्या। इसको शून्य सब में संख्या लगा देंगे, है ना, शून्य पूर्णांक संख्या। और इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है उदासीन पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो इतने प्रकार के जो हमें पढ़ना है और पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा नहीं कि अपने मन से बता रहे हैं। इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा कि शून्य पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, शून्य को। उदासीन पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, शून्य को। प्लस वाला जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं कि नहीं? तो गिनती की संख्या तो है 1 2 3 4, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का दूसरा नाम क्या है, प्राकृत संख्या। एक उदासीन आपको नया लगा और शून्य पूर्णांक संख्या, बाकी ऋणात्मक संख्या को तो आप जान ही रहे। इन सबको मिला दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। समझ में आ रहा है पूरा? चलिए तो नोट कर लीजिए। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग मैट्रिक में आ गए हैं तो थोड़ा सा उसमें बढ़ा देंगे, है ना। सम संख्या उसे तो जरूर कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, है ना। लेकिन उसका जो है 2 से विभाजित होगा, लेकिन 2, है ना, तो इसको प्लस माइनस 2, कैसा, प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8। इस तरह से जो संख्या होगा उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कुछ तो सम संख्या जो है प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 8। 2 से तो संख्या विभाजित होगा, लेकिन कैसा, वह जो है प्लस माइनस के साथ। माइनस में भी अगर 2 रहेगा तो वो सम संख्या है, और प्लस में भी रहेगा तभी वो सम संख्या है। 4 जो है माइनस में रहेगा तभी सम संख्या है, और प्लस में रहेगा तभी सम संख्या है। इतना समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, ऑड नंबर को कहते हैं। किसको कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्या, है ना। तो ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लेकिन इसमें भी वही नियम लागू कर देंगे जो प्लस माइनस के साथ हो। तो प्लस माइनस कौन, सबसे पहले 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9। इस तरह से जो 2 से विभाजित नहीं हो और प्लस माइनस के साथ हो, वह क्या कहलाएगा, ऑड नंबर्स, मतलब विषम संख्या। समझ में आ गया? तो सम संख्या भी आपको समझ में आ गया और विषम संख्या भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, है ना, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और खुद से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, है ना, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए अभाज्य संख्या, आपको कौन कौन ऐसा संख्या है जो अपने से केवल विभाजित हो और एक से विभाजित हो। देख, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा संख्या लेना है जो 1 से विभाजित हो और केवल खुद से विभाजित, 2 ही संख्या से विभाजित हो। तो वह संख्या सबसे पहला संख्या कौन होगा? 2, ठीक है, 1 नहीं होगा। 1 जो है ना आपका अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है। यह जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन? 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो 2 के बाद और कौन संख्या है जो अपने आप से कटेगा और केवल 1 से कटेगा? तो 3। 2 के बाद कौन है? 4 नहीं होगा। 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 2 एक्स्ट्रा ना हो गया। तो 2 के बाद कौन आएगा? 3। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। इस तरह से ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? तो बोर्ड पे तो हमारे पास जगह नहीं है, इतना ही है, तो पहले इसको नोट कर लिया जाए, है ना, इसके बाद आगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो देखिएगा, मतलब भाज्य संख्या को ही हमें क्या दूसरा नाम दे है? यौगिक संख्या, और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम लोग देखे थे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे देख लीजिए, अभाज्य संख्या यह 3 जो है, यह किस संख्या से भाग लगाएंगे तो कटेगा? 1 से। 1 से कट जाएगा 3 मरतबे में, और किस संख्या से कटेगा? खुद 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक संख्या और भाज्य संख्या, इसका मतलब है उसका उल्टा। अभाज्य का भाज्य पढ़ने वाले हैं। तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से भी कटे और अपने आप से भी कटे, उसके अलावा भी किसी और संख्या से जो कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर। समझ आया? मतलब 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और अपने आप से भी कटेगा, और उसके अलावा भी किसी और से कटेगा, उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए 4, यह 4 जो संख्या है यह किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। तो अपने आप के अलावा एक संख्या और जो है ना 2 से कटा है, 1 से कटा और 4 से कटा। इसके अलावा भी जैसे इसको अगर इसका जो गुणनखंड होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 1 से जो कटे और अपने आप से कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा किसी और संख्या से कटे उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो 2 से कटा कि नहीं कटा, इसीलिए 4 जो है एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 6 है ना, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 1 से कटेगा नहीं, तो केवल 5 से कटेगा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 6 लेंगे तो 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और खुद 6 से भी कट रहा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। इसके बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, है ना, 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 10 भी हो सकता है, डॉट डॉट। इस तरह से बहुत सारे संख्या होंगे जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, या यौगिक संख्या कहते हैं, या कंपोजिट नंबर कहते हैं। इतना समझ में आया? तो ये चीज़ हमें समझना था। नेक्स्ट देखते हैं। आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या, है ना।
आप बचपन में ज़रूर सीखे होइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ऐसा सुने हैं, ज़रूर टीचर ने आपको बताया होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा कुछ नहीं है। नाम केवल बड़ा है, काम वही है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा क्या जोड़ना है सो देखिए, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं सो पहले एक बार देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसी को इंग्लिश में जो है अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो देखिए, जैसे भाग हम लगाते हैं, यहाँ ऐसे भाग लगाते हैं, तो यहाँ जो दिया रहता है इस बीच में जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है। और जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। और जो यहाँ पे रहता है वह क्या रहता है, भागफल, ठीक है। और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेष, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इन्होंने इंग्लिश में यूक्लिड विभाजन परिमेय में इन्होंने क्या किया है, इसका ABCD करके नाम दे दिया है, ABQR, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 100% याद रहना चाहिए। शेष को क्या कहते हैं, R, शेष का नाम क्या दिया है यूक्लिड विभाजन परिमेय में, R, ये याद रहना चाहिए आपको। भाज्य को कहते हैं A, और भागफल को कहते हैं Q, और भाजक को कहते हैं B, ठीक है। यही चीज़ है, समझ में आया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो देखिए, भाज्य बराबर A बराबर, देखिए भाज्य बराबर है A बराबर भाजक, यहाँ जो है आपका भाज्य क्या है, A है, भाजक क्या है, B है, भागफल क्या है, Q है, और शेष क्या है, R। तो यहाँ देखिए वही चीज़ तो दिया हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। BQ एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब बीच में क्या है, गुना है। जब दो अचर राशि लिखा रहे, वह क्या है, चर राशि लिखा रहे, वह क्या है, ABCD के फॉर्म में अगर आपको लिखा हुआ है, एक ही साथ लिखा हुआ है, तो किसके फॉर्म में होता है, गुना के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो AB यहाँ पे क्या है, गुना में है, AB क्या है, गुना में है। तो देखिए इतना आप समझ गए। तो यह कह क्या रहा है, सो देखिए R के बारे में कह रहा है कि R जो होगा, मतलब आपका शेष जो होगा, वो कह रहा है कि 0 के बराबर होगा। ऐसे साइन दिया हुआ ना, ये शेषफल जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल जो भी आएगा या तो 0 के बराबर आएगा, शेषफल 0 आ जाता है, शांत दशमलव प्रसार में देखे थे, शेषफल या तो 0 आ जाएगा, मतलब 0 के बराबर हो गया, या 0 से बड़ा होगा। यह जो साइन उसी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा दिया रहे और ऐसा दिया रहे, इसका मतलब है कि यह जो संख्या है इसके बराबर है या इससे छोटा है। कहने का मतलब R इससे बड़ा है। जिस तरह मुंह खुला रहता है वह क्या होता है, बड़ा रहता है। जैसे दो संख्या आपका दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ है, और इस बीच में हमने इधर ऐसे लगा दिया, तो जिस तरफ का मुंह खुला हुआ रहता है ना, वह संख्या क्या होता है, बड़ा, और जिधर मुंह बंद रहता है वह संख्या क्या होता है, उससे छोटा। तो यह चीज़ दिया हुआ है, और यह जब हम ऐसे एक पाई खींच देते हैं तो समझ जाते हैं कि यह जो संख्या है इसके बराबर होगा या यह इससे बड़ा होगा। यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। किसके बारे में, शेषफल के बारे में, R के बारे में। आगे कह रहा है R जो है B से कैसा होगा, छोटा होगा। B के तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब B से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। यह काम का चीज़ है, आगे इससे प्रश्न बनेगा, है ना, इसीलिए इतना डिटेल बता रहे हैं। भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से शेषफल जब भी आएगा तो क्या होगा, छोटा ही आएगा। यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इतना समझ में आया कि नहीं आया,
नहीं आया? ठीक है, फिर से हम समझा रहे हैं। एक फार्मूला है, सूत्र है, उस सूत्र का नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो सूत्र दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम लोग जो बचपन में जो पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उसी फार्मूला का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इतना समझ में आया? यह जो फार्मूला जहाँ लगाएंगे इस फार्मूला का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। तो इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं और इसको हिंदी में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने यही समझाने का आपको प्रयास किया कि यह जो दिया हुआ है ऐसे हम भाग देते हैं, है ना। किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो ऐसे ही ना देते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम कोई संख्या देते हैं, उस संख्या में इसे भाग देते हैं, तो जितना मर्तबे में लगता है यहाँ लिखते हैं और शेषफल को नीचे लिखते हैं। तो ऐसे दिया रहता है तो किसको क्या कहते हैं ये हम आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम 5 में हम 2 से भाग दिए तो कै मर्तबे में लगेगा? 2 मर्तबे में लगेगा, 2 दूना 4, शेषफल कितना हुआ? 1। हम आपसे पूछेंगे इसमें भाज्य क्या है, तो किस में भाग दिए हैं? 5 में, तो 5 हमारा क्या हो गया? भाज्य। समझ में आया? जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। और जितना मर्तबे में लगता है वह क्या होता है? भागफल। इतना समझ में आया? तो यही चीज़ तो लिखे हैं यहाँ। जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाज्य। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। जितना मर्तबे में लगता है उसको क्या कहते हैं? भागफल। और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेष। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? तो इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक इंग्लिश वर्ड में नाम दे दिया गया है। भाज्य को क्या कहते हैं? ए। भाजक को क्या कहते हैं? बी। भागफल को क्या कहते हैं? क्यू। और शेष को क्या कहते हैं? आर। ये आपको रटना पड़ेगा, रटंत विद्या है ना। जिस तरह से भाजक भागफल ये याद किए हैं ना, समझ गए हैं दिमाग में बिठा करके, उस तरह से आपको याद करना हो कि ए दिया रहेगा इसका मतलब भाज्य, बी दिया रहेगा इसका मतलब भाजक, क्यू दिया रहेगा इसका मतलब भागफल, और आर दिया रहेगा इसका मतलब शेष। तो इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा भाजक निकालिए, तो आप इस सूत्र बैठाएंगे और जो मान दिया रहेगा उसको देंगे तो निकलेगा। इस सूत्र को लागू करना पड़ेगा, ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। नाम से डरिए मत, नाम केवल दे दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी का सूत्र को ही नाम दिया गया, ठीक है। अब समझ में आया? चलिए बंद कीजिए। यह 2 संख्या दिया हुआ है, आपसे कहा क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही ना कहा है। तो उसमें करते क्या है? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो इसमें देखिए छोटी संख्या कौन है? ये वाला। और बड़ी संख्या क्या है? ये वाला। तो छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग देते हैं, बड़ी संख्या से नहीं भाग देंगे एचसीएफ निकालने के लिए। जब 2 संख्या दिया रहेगा तो जो दोनों में छोटी संख्या होगा उसी से भाग देंगे, ठीक है। तो जिससे भाग देते हैं वह क्या कहलाता है? भाजक। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? बी, और यह क्या हो जाएगा? ए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना। तो भाग देने से पहले तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए हैं पहले ही ए, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर इसका मान दे देंगे, बी बराबर इसका मान दे देंगे। हम आपको डिनोट कर दिए, वहीं से समझ जाइए। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। 196 से हमें भाग देना है 38/22 में, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो आपका 196 से जो है यह कटेगा। हम पहले से भाग दे करके रखे हुए हैं क्योंकि आपका टाइम पास ना हो।
195 मरतब में। ठीक है, 195 मरतब में आपका भाग लग जाएगा। तो जब 195 मरतब में भाग लग जाएगा तो शेषफल हमारा क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, अब 0 बच गया तो आपको सारा चीज़ मिल गया ना। आपका A मिल गया, B पहले से A भी पता है, Q मिल गया और R भी मिल गया। ठीक है, एक चरण तो ये है। तो शून्य आ गया तो ख़त्म हो गया। लेकिन शून्य ऐसा भी तो एक मतलब 2 चरण दिया हुआ है ना। एक चरण में तो शून्य आ जाएगा और जब शून्य नहीं आएगा तब क्या करेंगे? फिर से भाग देंगे। मतलब इसको ले करके हम फिर से किसको? B और R को ले करके फिर से हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का यूज करेंगे। एक संख्या किसको लेंगे? शेषफल को, और दूसरा संख्या किसको लेंगे? B को, भाजक को। R और कह रहा है R और B को फिर से लेना है और फिर से कौन सा मतलब आपको लगाना है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र लगाना है। मतलब फिर से भाग दे करके आपको बनाना है। तो जब शेषफल हमें 0 आ जाए तो HCF जो है, HCF कौन होगा? भाजक हो जाता है। कौन हो जाता है? जब शेषफल 0 हो तो HCF क्या हो जाएगा? भाजक। जैसे होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो यहाँ पे 0 जब शेषफल आ जाए तो यह जो भाजक होता है यह आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको देखिए, आपका भाज्य क्या है? भाज्य है आपका 38 22 0 बराबर भाज्य कितना है? 196। भागफल कितना है? 195 और शेष कितना है? 0। तो इसमें आपका HCF जो है कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? जब शेषफल 0 हो जाए तो HCF क्या हो जाएगा? भाजक, है ना, क्या? B। ठीक है, दूसरा चरण देखते हैं। उस परिस्थिति में HCF क्या हुआ? भाजक, जिससे हम भाग देते हैं वो। लेकिन अभी जो टॉपिक हमने डाला है, जब शेषफल 0 नहीं हो तब क्या करेंगे? तो हम एक संख्या पहले ले रहे हैं, है ना। संख्या ले रहे हैं 12,576। 12,576 और दूसरा संख्या जो है 4052। वो दोनों संख्या में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? बड़ा संख्या यह है, तो बड़ा संख्या हमारा क्या हो जाएगा? A और छोटा संख्या क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। जिससे हम भाग देंगे, है ना, B हो जाएगा और जिसमें भाग देंगे वह A हो जाएगा। मान लिए अब हमें लगाना क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आपको भाग देना पड़ेगा। क्लियर? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में क्या होता है? आप तो जानते हैं सूत्र कि A बराबर BQ प्लस R होता है ना। जहाँ 0 जो है बड़ा, 0 जो है के बराबर आपका R होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और B से क्या होगा? छोटा आपका शेषफल होगा। ठीक है, तो चलिए पहले भाग देते हैं यहाँ पे, है ना। तो 40 52 से हम लोग भाग देंगे किसमें? 12 5 7 6 में। इसमें जब आप भाग देंगे 4052 से तो आपका जो है लगेगा नहीं, है ना।
तो सबसे पहले आपका लगेगा 3 मरतब में। देखिए 3 मरतब में आप लगाइए तो देखिए 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, हासिल 1 आ जाएगा और 4 तिया 12, ऐसा होगा। तो इधर लिखाएगा, सॉरी 3 दूना 6, 5 तिया 15, 1 और 3 चौका 12, 3 मरतब में लगेगा। 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा 4, इधर 0। अब तो यहाँ पे हमें लगा नहीं है ना, जब नहीं लगा तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जब शेषफल 0 नहीं आए तो करते क्या है, शेषफल और जो है भाजक को लेकर के फिर से वही प्रक्रिया हमें करना होता है। ठीक है, तो हम बोर्ड पे आपको जो है फिर से वह प्रक्रिया करके बताते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, इसको लेंगे और इसको लेंगे, है ना। तो छोटा संख्या ये है ना, तो इससे क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, 4052 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना मरतब में लगेगा, तो देखिए कितना मरतब में लग रहा है, देखिए आपको लग जाएगा 9 मरतब में, 9 मरतब में लगेगा। तो देखिए यहाँ 0, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, माइनस करेंगे 2, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये 0। फिर भी जो है आपका शेषफल 0 नहीं आया, है ना। तो फिर से आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ता है जो संख्या आप ले रहे हैं। एक बार तो आप लिए थे 12,576 और 4052 लिए थे। अब दूसरा जो हम लिए हैं संख्या क्या लिए थे, दूसरा संख्या लिए थे 420 और 420 लिए थे। इसके बाद 4052 लिए थे, इसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो फिर जो हम संख्या लेने वाले हैं वह कौन सा संख्या लेंगे, यह जो हमारा शेषफल है और यह भाजक है इसमें, तो शेषफल कितना लेंगे 272 और कितना लेंगे 420। तो फिर हम भाग देंगे, यहाँ पे दे रहे हैं, तो 420 में हमें भाग देना है 272 से। ठीक है ना, क्योंकि 272 हमारा छोटा है और कह रहा है जब तक, दूसरा चरण क्या कह रहा है, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक यही प्रक्रिया चलता रहेगा। ठीक है, तो अब जो आपका भाग लगने वाला है वह एक ही मरतबे में लगेगा। तो यहाँ 1, तो 272 माइनस 10 में से 2 जाएगा 8 और 3 और 1 4 और 3 में से 2 जाएगा 1। फिर भी नहीं आया तो फिर किस संख्या को लेंगे, R को लेंगे और B को लेंगे। तो फिर हमें लेना पड़ेगा, तो 148 और 272 को लेंगे। तो देखिए 148 से हमें भाग देना है 272 में, तो क्या मरतबे में लगेगा, एक ही मरतबे में लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 48 गुना ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 148 कैसे आ गया, ठीक है। तो एक मरतबे में देंगे 148, माइनस करेंगे 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 2 में से 1 जाएगा 1। फिर नहीं लगा तो फिर लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं। अब जो हमें संख्या लेना पड़ेगा, कौन संख्या लेना पड़ेगा, शेषफल क्या बचा है 124,
और आपका भाजक जो है 148, तो 124 और 148, ठीक है। तो छोटा संख्या ये है, तो इससे भाग देंगे, 124 से भाग देंगे किस में, 148 में, भाग दीजिए, एक मरतबा में लगेगा 124, माइनस करेंगे 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, फिर भी नहीं लगा, शेषफल हमें क्या बच गया 24। तो फिर हम जो संख्या लेंगे क्या लेंगे, 24 और 124, तो 24 से भाग देंगे, तो यहाँ देखिए 24 से हम भाग दे रहे हैं कितना में, 124 में, लगेगा 5 मरतबा में लगेगा। चलिए 5 मरतबा में लगा दिया जाए, 120, 4 इधर ख़त्म। इसके बाद फिर नहीं लगा, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 और क्या लेना पड़ेगा 24, तो 4 और 24 में फिर से हमें भाग देना पड़ेगा, तो 4 से भाग देंगे किस में, 24 में, 6 चौक 24, क्या आ गया 0। तो जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल हमारा जब 0 आ जाए, तो HCF हमारा कौन होता है, भाजक, तो भाजक क्या है 4, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमें बनाना है, और ऐसा जो है बहुत सारा आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो ये हम सीखे हैं 2 चीज़ अभी, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा अभी जो सीखे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उस सूत्र को कहते हैं, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। और जो यह तरीका है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करने का चरण फर्स्ट, चरण दूसरा, उसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए बंद कर दीजिए चला। तो